बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिस्टमैटिक वे टू फिज़िक्स MD-CAT and E-CAT preparation. Dear students, now we are going to discuss very important MCQs about torques and equilibrium. टॉर्क के MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आमतौर पे फिगर इन्वॉल्व होती है और फिगर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आम तौर पे बच्चे करने से घबराते हैं, डरते हैं। तो इस वीडियो में मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जिनमें फिगर इन्वॉल्व हैं वो आप लोगों के लिए सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट MCQ है, ये वेरी सिंपल है। A solid sphere of 2 kg is suspended from a horizontal beam by two supporting wires as shown in figure. Tension in each wire is approximately G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। तो ये आप लोगों के चैप्टर नंबर 2 का, फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 का 15th न्यूमेरिकल है। उसमें भी इसी तरह का कुछ कहा गया है, लेकिन उसमें जो एंगल है वो 15 डिग्री है। अब इसमें जो एंगल है वो 30 डिग्री है। अब टेंशन दोनों तरफ, दोनों वायर्स में मौजूद है। जब इसको हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। हर एक टेंशन, हर एक टी के, क्योंकि टेंशन जो एक फोर्स है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेंगे वो बनेंगे टी साइन थीटा या टी साइन 30। राइट साइड वाली भी टेंशन और लेफ्ट साइड वाली भी टेंशन, दोनों का जो टी साइन थीटा कंपोनेंट्स होंगे वो अपवर्ड होंगे। तो टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा 2t साइन थीटा इज इक्वल टू W आ जाएगा और t इज इक्वल टू W ओवर 2 साइन थीटा। W हमारे पास है mg ओवर 2 साइन थीटा। अब जो W है, वेट है, वो 2 kg में है। इसका कितना वेट होगा? 20, क्योंकि m इंटू जी 2 इंटू 10 20 ओवर 2 साइन 30। साइन 30 जो है वो 1/2 होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो सिंपली हमारे पास टेंशन जो है वो 20 न्यूटन के इक्वल आएगी। जो टेंशन है वो मैंने 2t साइन थीटा क्यों लिया है? क्योंकि दोनों तरफ जो रस्सियाँ हैं, दोनों तरफ जो स्ट्रिंग्स हैं, उनकी जब आपने कंपोनेंट में रिजॉल्व किया तो t साइन थीटा कंपोनेंट राइट साइड वाली का भी और लेफ्ट साइड वाली का भी अपवर्ड है, तो वो दोनों ऐड हो जाएंगे। t साइन थीटा प्लस t साइन थीटा 2t साइन थीटा इज इक्वल टू W। बिल्कुल इसी तरह का आप लोगों की फर्स्ट ईयर की बुक में एक न्यूमेरिकल भी मौजूद है। नेक्स्ट है, two blocks of masses 2 kg and 4 kg are attached by an inextensible slide string as shown in figure. If a force of 120 Newton pulls the blocks vertically upward, the tension in the string is। एक्चुअली आप ये देखें, ये जो सिंपल जो केस है कि जिस तरह जब लिफ्ट अपवर्ड मूव करती है तो उसमें एक्सेलरेशन मौजूद होता है और वो उस वक्त जो एपरेंट वेट होता है वो रियल वेट से ज़्यादा होता है। तो बिल्कुल ये उसी तरह का केस है कि जब हमने इन दोनों ब्लॉक्स को 4 kg के और 2 kg वाले ब्लॉक को ऊपर तरफ खींचा है विद दी हेल्प ऑफ फोर्स 120 न्यूटन, तो उस वक्त बताइएगा कि इन जो रस्सी है इसके अंदर कितनी टेंशन मौजूद होगी। तो इसका आंसर है 40 न्यूटन। अब ये 40 न्यूटन कैसे आता है, आइए देखते हैं। लेट एक्सेलरेशन ऑफ असेंबली मीन दोनों जो ब्लॉक्स हैं 4 और 2 kg, 4 kg और 2 kg, उसको असेंबली कहा गया। मीन टोटल का एक्सेलरेशन है BA, जो A है अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ऊपर उसको पुल किया गया था तो नेट फोर्स अपवर्ड लगेगी, इसलिए एक्सेलरेशन जो होगा उसके अंदर A होगा। एंड टेंशन इन द रो बी T और टेंशन उसके अंदर T होगी। तो हम जानते हैं नेट फोर्स किसके इक्वल होगी? F अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स होता है। तो अपवर्ड फोर्स है F माइनस डाउनवर्ड फोर्स। अब 4 kg का भी डाउनवर्ड वेट होगा, 4 kg का वेट कितना होगा? mg इन 4g, और 2 kg वाले का भी 2g। जी की वैल्यू मैंने पुट नहीं की है, सिंपल ऐसे लिखा g
तो और क्योंकि डाउनवर्ड है तो माइनस कर लिया मैंने, एफ माइनस 4g माइनस 2g इज इक्वल टू नेट फोर्स। और नेट फोर्स किसके इक्वल आएगी? नेट फोर्स बनेगी हमारे पास एम ए। नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, जो एम ए दोनों ब्लॉक्स का मैस 4 + 2 6 ए के इक्वल आ गया। एफ इज इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा, एफ की वैल्यू 120 पुट कर दें, माइनस 4 जी माइनस 2g ये माइनस 6g आ जाएगा। तो जी की वैल्यू 10 पुट कर दें, माइनस 60 आ जाएगा, इज इक्वल टू 6a। ए इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। जब हमने इन दोनों ब्लॉक्स को अपवर्ड फेंका खींचा होगा तो उस वक्त जो उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब हम जो एक सिंपली जो 2 kg वाला बॉडी है उसको अब हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमें टेंशन कैलकुलेट करनी है स्ट्रिंग के अंदर। तो 4 kg और 2 kg के बीच में जो स्ट्रिंग है इसके अंदर कितनी टेंशन की वैल्यू होगी ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं, हमारे पास जो है वो 2 kg वाला बॉडी सिर्फ उसको। अब 2 kg वाली बॉडी का बिल्कुल उसी तरह अपवर्ड उसकी टेंशन है, डाउनवर्ड उसका वेट है, और नेट फोर्स हमने निकालनी है। नेट फोर्स हमें पता किसके इक्वल होगी, तो टी माइनस टी अपवर्ड टेंशन माइनस उसका वेट 2g, 2 kg वाले ब्लॉक का 2g इज इक्वल टू नेट फोर्स आ जाएगी एम है 2a आ जाएगा। तो यहाँ से फिर t इज इक्वल टू 2g प्लस 2a, तो आ जाएगा t इज इक्वल 2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 40 न्यूटन। तो इस तरह जो स्ट्रिंग होगी वो 40 न्यूटन के इक्वल आएगी। For the given situation as shown in figure, the value of theta to keep the system in equilibrium will be। अब आप देखेंगे दो फोर्सेस, एक राइट साइड पे लग रही है 60 न्यूटन, एक डाउनवर्ड लग रही है 60 न्यूटन वेट है। तो बताइए जी थीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो वेरी सिंपल है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी। कैसे, आइए कैलकुलेट करते हैं। ये देखें मैंने राइट साइड पे जो फोर्स है 60 न्यूटन ब्लू कलर में लिखी हुई है, तो लेफ़्ट साइड पे भी 60 न्यूटन होगी, मैंने रेड कलर में लिखी हुई है, क्योंकि राइट वर्ड फोर्सेस लेफ्ट वर्ड फोर्सेस के इक्वल होती हैं। इक्विलिब्रियम के लिए राइट वर्ड फोर्स को लेफ्ट वर्ड फोर्स के इक्वल होना चाहिए, डाउनवर्ड फोर्स को अपवर्ड फोर्स के इक्वल होना चाहिए। इसलिए 60 को राइट साइड पे भी, 60 को लेफ्ट साइड पे भी लिख लिया मैंने, 60 को डाउनवर्ड और 60 अपवर्ड लिख लिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 60 है इसको हम अपवर्ड भी लिख सकते हैं, ये जो ऊपर बार सा बनाया है उसके साथ साथ वो भी, क्योंकि लेफ़्ट की तरफ जा रहा था वहाँ भी लेफ़्ट की तरफ। तो 60 और 60 ये दोनों एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही हैं। तो इसमें हमें अब एंगल मूव करना है, इसके लिए tan थीटा यूज़ कर लेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है 60/60, tan थीटा इज इक्वल 1 आ जाएगा, थीटा इज इक्वल tan इनवर्स 145 डिग्री। तो ये थीटा की वैल्यू है ये 45 डिग्री होगी। नेक्स्ट है, a monkey is climbing up a rope, then the tension in the rope is क्या होनी चाहिए, must be equal to the force applied by the monkey on the string। जितनी स्ट्रिंग के ऊपर, रस्सी के ऊपर मोंकी फोर्स लगाएगा उतनी उसके अंदर टेंशन हो जाएगी। जिस तरह एक रस्सी के साथ अगर हमने 10 न्यूटन का वेट लटकाया तो उसके अंदर 10 न्यूटन ही उसके अंदर जो है वो एक टेंशन मौजूद होगी। इसलिए जितनी फोर्स मोंकी लगाएगा स्ट्रिंग के ऊपर उतनी ही होगी, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। नेक्स्ट है, इफ़ 150 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ स्पैनर ऑफ 10 सेंटीमीटर, एक स्पैनर की एक रेंज की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, उसके ऊपर 150 न्यूटन फोर्स लगाई गई है। कितना टॉर्क होगा उसके अंदर, टॉर्क इज इक्वल RF वाला फार्मूला यूज़ करें, R 10 इंटू 150, ये जगह 150 न्यूटन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मैंने सेंटीमीटर में रहने दिया कि आंसर सेंटीमीटर में, इस चीज़ को कन्वर्ट ना करें। तो टॉ इज इक्वल आ जाएगा स्पैनर का 1500 न्यूटन सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, हमने एक टू ओपन नट देन द लेंथ ऑफ स्पैनर व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन इट इज 60 न्यूटन। अगर फोर्स 60 न्यूटन अप्लाई करेंगे तो फिर कितनी जो लेंथ होगी उसकी स्पैनर की, ये मालूम करना है। अब हमें पता है जो टॉर्क है वो तो 1500 न्यूटन सेंटीमीटर है, तो टॉ इज इक्वल टू R इंटू एफ। तो आर टॉ जो है वो 1500 न्यूटन सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब R मालूम करना है हमने, और जो F है वो 60 है, तो 60 को जाके दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर दें, 1500 डिवाइड बाई 60 तो 25 बनता है।
तो 25 सेंटीमीटर लेंथ होगी स्पैनर की। अब जब हमने 60 न्यूटन की फोर्स लगाई होगी स्पैनर के ऊपर टू ओपन द नट खोलने के लिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। A ruler of 0.3 meter is pivoted at its center। ये आप सेंटर नुक्ता सा नज़र आ रहा है आप लोगों को, इस नुक्ते पे उसको पाइवोट किया, ये इसका पिवट पॉइंट है, मीन एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन एंड अप्लाई टू द एंड्स। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑफ द कपल ऑन रोलर। इसमें देखें एंगल बन रहा है दोनों तरफ, ऊपर और नीचे 30 डिग्री का। तो दोनों फोर्सेस 2 न्यूटन राइट और लेफ़्ट की तरफ एक्ट कर रही हैं। बीच में जो रूलर की लेंथ है वो 0.3 मीटर है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, हम इस डिस्प्लेसमेंट को या इस पोजीशन वेक्टर को या मोमेंट आर्म को हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे, क्योंकि कपल में जो डिस्टेंस होता है दोनों फोर्सेस के बीच में ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो परपेंडिकुलर के लिए आप क्या करोगे, आप कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व कर लोगे, ये बन जाएगा 0.3 साइन 30, 0.3 साइन 30, साइन 30 1/2 होता है, 0.3 इंटू 1/2 ये 0.15 मीटर। तो 0.15 को मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.15 मल्टीप्लाइड बाई 2 0.3 न्यूटन मीटर। तो इसमें ए ऑप्शन जो है ना राइट आंसर है। अब किस तरह सॉल्व करना है, लेट्स सी। नो दिस क्वेश्चन हैज़ बीन सॉल्व्ड। आप देख सकते हैं कि ये जो 0.3 मीटर है उसको मैंने डी से डिनोट किया है, और अपवर्ड जो फोर्स लग रही है लेफ़्ट की तरफ 2 न्यूटन है, राइट साइड डाउनवर्ड जो फोर्स लग रही है राइट साइड पे वो 2 न्यूटन है। दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में इनका डिफरेंट लाइन के अंदर एक्ट कर रहे हैं। तो कपल के लिए कपल टॉर्क प्रोड्यूस करेगा कब, जब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पता होगी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होगा बीच में। इसके लिए हम डी को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं। डी के हेड से नॉर्मल ड्रॉ किया, हमारे पास कंपोनेंट बन गया डी कॉस थीटा डी साइन थीटा। थीटा के सामने वाला कंपोनेंट साइन वाला होता है और वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है डी साइन थीटा। थीटा यहाँ पे 30 है, डी 0.3 है, 0.3 साइन 30, साइन 30 1/2 होते हैं, 0.3 इंटू 1/2 0.15, 0.15 मीटर जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। ये जो आपको डॉटेड लाइन के जरिए मैंने शो करके दिखाया है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू कपल आर्म या मोमेंट आर्म। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है 2 इंटू 0.15 0.3 न्यूटन मीटर, ये होगा टॉर्क। नेक्स्ट है अ रिजिड यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ 2.4 मीटर इज पिवोटेड हॉरिजॉन्टली एट इट्स मिड पॉइंट। ये जो आपको ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है वेज, वेज के ऊपर इसका ये पिवट पॉइंट है। राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी देखें दो वेट लटके हुए हैं, जो 300 न्यूटन है और लेफ़्ट की तरफ जो है वो 200 न्यूटन है। टोटल जो लेंथ है ना इसकी ये जो रॉड की इसकी है 2.4 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर से वेज के सेंटर से, वेज जो यहाँ पर रखा हुआ है सेंटर से राइट साइड पे भी 1.2 मीटर होंगे, लेफ़्ट साइड पे 1.2 मीटर होंगे। तो आप देखें जो 200 न्यूटन है इसका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा या मोमेंट आर्म होगा ये तो 0.8 होगा। तो 300 न्यूटन वाला कितना होगा, टोटल सेंटर से लेके एजेस तक ना, एजेस तक 1.2 है। तो अगर एज से लेके 300 तक 0.8 मीटर है तो बाकी कितना 0.4 होगा। तो अब वो कहता है वेट्स आर हंग फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑफ द बार एज शोन फिगर टू मेंटेन हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम अ कपल इज अप्लाइड टू द बार, व्हाट इज द टॉर्क एंड डायरेक्शन ऑफ दिस कपल। तो अब हमने दोनों तरफ का कपल मालूम कर लेना, टॉर्क मालूम कर लेना, टॉर्क फिर कितना वो इक्विलिब्रियम के लिए कितना टॉर्क चाहिए होगा वो फिर हम बाद में इसमें बताएंगे कितना होगा। पहले आप देखें जो वेज है ये सेंटर में 200 न्यूटन लेफ़्ट की तरफ है, 300 न्यूटन राइट साइड पे तरफ है। तो राइट साइड वाला जो 300 न्यूटन है
ये टार्क प्रोड्यूस करेगा क्लॉकवाइज, और लेफ्ट साइड वाला जो 200 न्यूटन है ये टार्क प्रोड्यूस करेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों को इक्वेट करें, 200 न्यूटन इंटू 0.8 इज इक्वल टू 300 न्यूटन इंटू 0.4, क्योंकि वेज से लेके ना 300 तक ये 0.4 बनता है। नेक्स्ट मैंने सॉल्व भी किया। तो आप इन दोनों को देखें, इक्वल नहीं आते हैं। जो इक्वल नहीं आते उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये दोनों टास्क इक्वल नहीं है। इसका मतलब फोर्सेस में अभी कोई कमी है। उसके लिए फिर हम देखिए क्या करते हैं। यहाँ पे आप देखें, वेज को मैंने ओ पॉइंट लिया है। ओ 200 न्यूटन का जो डिस्टेंस है 0.8 मीटर है। बाकी जो बचा राइट साइड पे वाले जो लेफ्ट साइड वाला जो एज है 0.4, टोटल 1.2 मीटर बन गया। इसी तरह 300 न्यूटन का जो डिस्टेंस होगा, टोटल ओ से लेके सेंटर से लेके राइट साइड वाले एज तक 1.2, तो हमें दिया हुआ है 300 न्यूटन से एज तक 0.8, बाकी बचा 0.4। तो इसका मतलब मोमेंट आर्म आ गया 0.4 300 न्यूटन वाली फोर्स के लिए, और 200 के लिए 0.8। तो क्लॉकवाइज टॉर्क्स मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स। 200 इंटू 0.8 इज इक्वल टू 300 इंटू 0.4। तो 200 इंटू 0.8 करोगे 160 न्यूटन मीटर, और उधर 120 न्यूटन मीटर। इसका मतलब 160 और 120 इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या हुआ, हमें 40 न्यूटन और जो टॉर्क है वो ऐड करना पड़ेगा क्लॉकवाइज में। 40 न्यूटन और टॉर्क ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 120 प्लस 40 160 न्यूटन बनेंगे क्लॉकवाइज में। तो 160 पे एंटी क्लॉकवाइज में दोनों इक्वेट हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसलिए कितनी डेफिशिएंसी थी, 40 न्यूटन मीटर की क्लॉकवाइज। इसलिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, 40 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। ये एडिशनल टॉर्क हमें देना पड़ेगा कपल प्रोड्यूस करने के लिए, इतना टॉर्क प्रोड्यूस करना पड़ेगा 40 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। Two forces of 5 Newton and 10 Newton are acting at point O and P respectively on uniform rod of length 100 cm suspended at the position of center of gravity 50 cm mark as shown in figure. What is the position of P on meter rod? A 80, B 25, C 75, D 65। P की पोजीशन क्या है? देखो इतना तो पता हमें कि सेंटर टोटल लेंथ जो है वो मीटर रॉड की 100 सेंटीमीटर, सेंटर से राइट साइड पे भी 50 और लेफ्ट साइड पे भी 50। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सेंटर में 50 है तो 50 और राइट साइड पे जो एज पे 100 है, इसका मतलब 50 से ज़्यादा है। तो कितना होगा, हमने ओ से लेके पी तक जो मोमेंट आर्म है ये मालूम कर लेना। देखिए जो 10 न्यूटन फोर्स है राइट साइड पे, ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, और 5 न्यूटन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगी। तो 5 न्यूटन जो फोर्स है लेफ़्ट साइड पे लग रही है, इसका कितना मोमेंट आर्म होगा, तो देखें 50 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटर से टोटल लेंथ 50 है, सेंटर से एक तरफ कितना होगा 50, तो 5 इंटू 50 इज इक्वल टू, अब जो 10 न्यूटन वाली फोर्स है ना, इसका मोमेंट आर्म हमें नहीं पता, इसको x लिख लेंगे, x इंटू 10, 5 इंटू 50 इज इक्वल टू x इंटू 10। तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 50 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा, यह है 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, ओ से लेकर पी तक 25 सेंटीमीटर बनते हैं। तो फिर पी की पोजीशन क्या होगी, ओ जो सेंटर पॉइंट है जहाँ पे वज रखा हुआ, ये 50 पे है, तो फिर पी कहाँ पे 25 सेंटीमीटर और आगे, तो 50 प्लस 25 75 बनता है। इसका मतलब जो पी पॉइंट है ये 75 सेंटीमीटर के ऊपर होगा। नेक्स्ट मैंने सॉल्व भी किया, देख सकते यहाँ पे देखिए वेज है, टोटल लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर है। वेज से राइट साइड पे भी लेफ़्ट साइड पे भी जो डिवाइड कर लिया मैंने 50-50। तो पहले हमें 5 न्यूटन की फोर्स और उसका मोमेंटम 50, 5 इंटू 50 इज इक्वल टू राइट साइड पे जो 10 न्यूटन फोर्स है 10 इंटू एक्स, 10x आ जाएगा, और x इज इक्वल 250/10 कर दिया, ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। x की वैल्यू 25 आ गई, तो p की फिर क्या पोजीशन हो जाएगी, ये फिर
50 में प्लस कर देंगे 75। वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यूनिफॉर्म बीम ऑफ 200 न्यूटन इज सपोर्टेड हॉरिजॉन्टली if the breaking tension of the rope is 400 newton, how far can a man of weight 400 newton walk from A to B on the beam? A option 1 meter, B 4.5 meter, C 3 meter, D 5 meter। तो आंसर है 4.5 मीटर। कैसे, आइए देखते हैं। वेट ऑफ यूनिफॉर्म बीम जो मैं बताया गया 200 न्यूटन, वेट ऑफ मैन 400 न्यूटन ये बताया गया था। डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये ए से हम लेट कर लेते हैं कि आदमी का ए से बी की तरफ जो डिस्टेंस है वो डी है, ए इज इक्वल डी। अब आदमी डी पॉइंट के ऊपर जाके खड़ा है, लेट्स आप देख सकते हैं फिगर के अंदर, तो उसका वेट है 400 न्यूटन वहाँ पे ऐड कर रहा है। अब हमने जो बीम है, रॉड है, इसका जो वेट है सेंटर में एक्ट कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ये 200 न्यूटन है। बी पॉइंट पे जो टेंशन की फोर्स है वो 400 न्यूटन जो बताई गई थी। हमने क्या किया, सेकंड कंडीशन फिर भी में अप्लाई की है, सिग्मा टॉ इज इक्वल टू 0, ठीक है, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए पॉइंट को हमने पिवट पॉइंट माना है, तो इसकी गिर्द टॉर्क को कर लेंगे। अब देखिए जो 400 न्यूटन की जो टेंशन वाली फोर्स है, ये टेंशन लग रही है बी पॉइंट के ऊपर, ये टॉर्क कौन सा प्रोड्यूस करेगी, ये अपवर्ड लग रही है ना, तो अपवर्ड ये घुमाएगी इस रॉड को, बीम को ए पॉइंट के गिर्द। तो किस तरह घुमाएगी, जो हमारा ए पॉइंट है ना ये लेफ्ट साइड पे है और जो फोर्स है अपवर्ड है, तो अपवर्ड घुमाएगी, ये प्रोड्यूस करेगी टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। तो 400 न्यूटन वाली का एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स आर टेकन एज पॉजिटिव। जबकि आदमी का जो वेट है डाउनवर्ड ऐड कर रहा है, और डाउनवर्ड जब ए की गिर्द घूमेंगी, ये फोर्स 400 न्यूटन की वेट जो है ये क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगी। जो वेट है रॉड का ये भी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा। तो दो क्लॉकवाइज टॉर्क्स हैं, एक फोर्स एफ इज एक्टिंग एट दोनों को इक्वल होना चाहिए, दोनों का सामने जीरो होना चाहिए, रॉड कैपेबल टू रोटेट अबाउट ओ। क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव ले रही है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रही है, क्लॉकवाइज को नेगेटिव फोर्स लग रही है टी टेंशन इनटू ए बी मोमेंट एंगल के भीतर वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रहा है, वेट का जो वर्टिकल पोजीशन है बीम इनटू ए सी तक, से लेकर सी तक जो मोमेंट बनता है माइनस वेट ऑफ द मैन इनटू डी जो एफ है, उसको कंपाउंड में रिजॉल्व करें। टेंशन 400 नॉर्मल ए बी 6 है, और हेड से नॉर्मल ड्रॉ 6 है, तो इसके ऊपर 6 माइनस 200 इनटू 3 माइनस बेलो कंपाउंड बनेगा 2, तो डी की वैल्यू आसान बनेगा f4 sin थीटा 5 मीटर। और डॉट वाला है जो डॉटेड लाइन है ये बुक का ये वेरिकल f कॉस एग्जांपल है, ये प्रैक्टिस के लिए एंगल के सामने वाला कंपाउंड हमेशा f sin थीटा होता है, दूसरा कॉस वाला होगा f cos थीटा। अब ये f cos थीटा है ना, ये ओ पी के ऊपर मोमेंट आर्म के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो टॉर्क में हम क्या करते हैं, टॉर्क में हम मोमेंट आर्म इनटू फोर्स लेते हैं जो परपेंडिकुलर होती है। तो इसमें आप कंपोनेंट लेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वो कौन सा होगा, f cos थीटा, ओ पी इंटू एफ cos थीटा। तो ये हमारा डी ऑप्शन है। कैसे, इसको दोबारा देखें अच्छे तरीके से, मैंने सॉल्व किया है। नेक्स्ट ये आप देखें, इसमें ओ पी रॉड है, एफ फोर्स लग रही है, फोर्स के मैंने कंपाउंड में रिजॉल्व किया, इसको नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, एक ऊपर की तरफ कंपाउंड बना, एक लेफ्ट की तरफ हॉरिजॉन्टल कंपाउंड बना। आप देखें जो थीटा है ना एंगल, उसके सामने वाला कंपोनेंट साइन वाला कंपोनेंट होता है, किसका, एफ का, तो एफ साइन थीटा, और अपवर्ड बना एफ कॉस थीटा। अब एफ कॉस थीटा ये कंपोनेंट ओ पी के परपेंडिकुलर है, ओ पी के एफ कॉस थीटा परपेंडिकुलर है। तो टॉर्क में हम फोर्स का वो कंपोनेंट लेते हैं जो पहले वेक्टर के ऊपर या मोमेंट आर्म के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, इसलिए एफ कॉस थीटा लेंगे, ओ पी एफ कॉस थीटा। एफ साइन थीटा मोमेंट आर्म की डायरेक्शन में होगा, तो ये रोटेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो एफ कॉस थीटा, ओ पी एफ कॉस थीटा। नेक्स्ट है, अ फोर्स एफ एक्ट्स ऑन अ रॉड एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द रिलेशन फॉर द टॉर्क इन इट। अब बिल्कुल उसी तरह का है ये भी, अब इसमें जो फोर्स है लेकिन ये थीटा एंगल बना रही है विद परपेंडिकुलर, अब ये दूसरी तरफ एंगल बना रही है। तो यहाँ से अगेन नॉर्मल ड्रॉ कर दें, आप एफ के हेड से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो अब देखें ये जो
अब मोमेंट आर्म है ना, ये हॉरिजॉन्टल है, इसको अगर मैं एक्सटेंड करें, मोमेंट आर्म को एक्सटेंड करें आगे की तरफ, हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ एक्सटेंड करें, तो एंगल कितना बन रहा है एफ में और आर में, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल होता है ना ऑलवेज टेकन बिटवीन मोमेंट आर्म एंड फोर्स, तो ये 90 माइनस थीटा बनता है। आप एफ को कंपाउंड में रिजॉल्व करें, एक बनेगा एफ कॉस 90 माइनस थीटा, एक बनेगा एफ साइन 90 माइनस थीटा। जो एफ साइन 90 माइनस थीटा है ना, ये होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो एफ साइन 90 माइनस थीटा को, क्योंकि साइन के एंगल में 90 आएगा तो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, तो आ जाएगा एफ कॉस थीटा आर इंटू एफ कॉस थीटा, तो आर एफ कॉस थीटा, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पेज के बाद मैंने सॉल्व भी किया, आप उसमें देख सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में पूछता है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ थीटा टॉर्क वुड बी मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे आपने जो फोर्स है वो उसका एफ कॉस थीटा कंपोनेंट लिया है, तो एफ कॉस थीटा जो थीटा है उसकी क्या वैल्यू रखेंगे ये फोर्स मैक्सिमम हो, तो थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, कॉस 0 1 होता है। अगर साइन होता तो फिर 90 होना था, लेकिन यहाँ पे जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन रहा है वो कॉस वाला कंपोनेंट बन रहा है, इसलिए कॉस वाले कंपोनेंट के लिहाज से देखेंगे एंगल की वैल्यू, एंगल के 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे, कॉस 0 1 हो गया, तो एफ होगा मैक्सिमम फोर्स, तो मैक्सिमम फोर्स जो है वो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करती है, इसलिए डी ऑप्शन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये एंगल की वैल्यू पुट करेंगे अगर हमें मैक्सिमम टॉर्क चाहिए होगा अबव फिगर में, अबव क्वेश्चन में। अब अबव को दोबारा देखिएगा, नेक्स्ट मैंने नेक्स्ट सॉल्व किया है, ये देखें। अब इसमें जो एफ है वो और परपेंडिकुलर के बीच में जो एंगल बन रहा है, जो ऊपर तरफ डॉटेड लाइन है, एंगल थीटा बन रहा है। जबकि जो मोमेंट आर्म है ये हॉरिजॉन्टल है, इसको मैंने एक्सटेंड किया आगे तरफ, जो एंगल बना वो 90 माइनस थीटा बना, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के आप कंपाउंड बना दिए, एफ साइन 90 माइनस थीटा, अब एफ कॉस 90 माइनस थीटा। अब एफ कॉस 90 माइनस थीटा जो है ये मोमेंट आर्म की डायरेक्शन में है, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसलिए इसको मैंने क्रॉस कर दिया। एफ साइन थीटा येस इट विल प्रोड्यूस टॉर्क, तो एफ साइन 90 माइनस थीटा जो है एफ कॉस थीटा के इक्वल होता है। सो आर जो आर मोमेंट आर्म की या पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड आर इंटू एफ कॉस थीटा, ये आ जाएगा टॉर्क। और थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे कि ये टॉर्क मैक्सिमम, थीटा की वैल्यू आर एफ कॉस है ना, थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये टॉर्क आर एफ हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। नो फॉर विच वैल्यू ऑफ थीटा इन द फिगर शोन टॉर्क बिकम्स मैक्सिमम। अब इस फिगर में देखें कि ये जो लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको नज़र आ रहा है पिवट पॉइंट बताया उसने एरो के ज़रिए, ये पिवट पॉइंट है और उसी पिवट पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रही है किसी एंगल के ऊपर, तो क्या वैल्यू होगी थीटा की कि टॉर्क मैक्सिमम हो जाए। ए ऑप्शन 0, बी 90, सी 180, डी नॉट पॉसिबल। तो आप देखें फोर्स एक्ट कर रही है पिवट पॉइंट के ऊपर, कोई एंगल बना रही हो या जैसे भी हो, जब वो पिवट पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही है तो मोमेंट आर्म 0 हो गया, तो मोमेंट आर्म 0 तो टॉर्क भी 0 होगा, इसलिए यहाँ पे एंगल की वैल्यू मुमकिन नहीं है, नॉट पॉसिबल। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इन टॉर्क प्रोड्यूस होगा ही नहीं। Which of the following pairs of forces acting on a circular object constitute a couple। अभी ए बी सी डी ये दिए हुए, इनमें कपल कहाँ बन रहा है, देखिए कपल क्या होता है, टू इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस, या टू इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस और नॉन कोलिनियर होनी चाहिए, मीन नॉट एक्टिंग इन सेम लाइन, एक लाइन के अंदर एक्ट नहीं करनी चाहिए। अब ए के अंदर देखें, एक फोर्स अपवर्ड जा रही है, एक फोर्स एफ डाउनवर्ड जा रही है, इसका मतलब ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट हैं और नॉन कोलिनियर हैं, मतलब एक लाइन के अंदर एक्ट नहीं कर रही हैं, तो ए ऑप्शन इसमें कपल बन रहा है। बी में देखें एक फोर्स एफ है, दूसरी 2F, दोनों अपवर्ड जा रही हैं। सी में देखें एक फोर्स एफ है, दूसरी 2F है, तो ये कपल नहीं बना रही हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं है। तो डी में एफ और एक एफ हॉरिजॉन्टली जा रही है, एक वर्टिकल जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, तो ये एंटी पैरेलल नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, डी भी नहीं है, सी भी नहीं है, बी भी नहीं, तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर कि इसमें एफ जो एफ है दोनों फोर्सेस
कपल बनाने के लिए कंडीशन क्या है कि टू इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस फ्रॉम अ कपल, तो एफ और एफ जो है अपवर्ड और डाउनवर्ड एक्टिंग, तो ये कपल बना रहे हैं। नेक्स्ट है द डायग्राम शोज 4 फोर्सेस अप्लाई टू अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट। ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर 4 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। राइट साइड पे 30 न्यूटन, लेफ्ट साइड पे 30 न्यूटन, अपवर्ड 45 न्यूटन, डाउनवर्ड भी 45 न्यूटन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द रिजल्टेंट फोर्सेस एंड रिजल्टेंट टॉर्क्स ऑन द ऑब्जेक्ट। अब देखिए सिंपल, पहले देखिए रिजल्टेंट फोर्स कितनी होनी चाहिए। देखिए राइट साइड पे फोर्स और लेफ्ट साइड पे फोर्स दोनों इक्वल और अपोजिट है। इक्वल और अपोजिट में कपल बना रही हैं दोनों 30 न्यूटन, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, नेट फोर्स 0 होगी। इसी तरह जो 45 न्यूटन की फोर्स है अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, सिग्मा एफ 0 हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक फोर्सेस का सम 0 है। टॉर्क्स, अब देखिए तो 30 न्यूटन और 30 न्यूटन वाली ये दोनों फोर्सेज जो होंगी ये टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी। कौन सा? ये टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी एंटी क्लॉकवाइज। 30 न्यूटन वाली एंटी क्लॉकवाइज और 45 न्यूटन वाली ये क्लॉकवाइज। लेकिन क्योंकि फोर्सेस की मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, या आप देखें कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा जिसको मोमेंट आर्म कहते हैं वो तो 30 न्यूटन के लिए भी और 45 न्यूटन दोनों फोर्सेस के लिए भी सेम होगा ना। लेकिन क्योंकि 45 न्यूटन जो फोर्स है ये 30 वाले से ज़्यादा है, इसलिए जो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क से ज़्यादा होगा। ये इक्वल नहीं होंगे, आप कैलकुलेट करके देख लें, इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्सेस का सम तो ज़ीरो है, टॉर्क का सम ज़ीरो नहीं है। हाँ, अगर ये 45 न्यूटन की बजाय 30 न्यूटन फोर्सेज यहाँ पे 45 की बजाय 30 न्यूटन फोर्सेज होती तो फिर क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज इक्वल होने थे, फिर सिग्मा टॉ भी ज़ीरो होना था, सिग्मा एफ भी ज़ीरो, सिग्मा टॉ भी ज़ीरो। लेकिन अब देखें कि ऐसा नहीं है, सिग्मा एफ तो ज़ीरो है, सिग्मा टॉ ज़ीरो नहीं है। तो इसमें कौन सा जो ऑप्शन आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो है, रिजल्टेंट टॉर्क ज़ीरो नहीं है, तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इसमें सी में कुछ कहा गया रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो है और रिजल्टेंट टॉर्क ज़ीरो नहीं है। नेक्स्ट, consider the figure in which two forces act on a single rod of length 2 meter as shown in figure. What will be the value of moment of couple produced? तो इसमें जो आंसर आएगा वो 10 न्यूटन है। बी इज़ द राइट आंसर। 10 न्यूटन वो कैसे आया, आइए देखते हैं। ये देखें, अब इसमें F1 फोर्स और F2 फोर्सेस, ये दो फोर्सेस इस रॉड के ऊपर एक्ट कर रही हैं। रॉड की लेंथ है 2 मीटर, या मोमेंट आर्म जो है या कपल आर्म जो है, मोमेंट आर्म हमारे पास 2 मीटर है। तो फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं 30 डिग्री के एंगल पे एक्ट कर रही हैं। आप क्या करेंगे, आप इनको कंपाउंड में रिजॉल्व कर लेंगे। कंपाउंड में रिजॉल्व किया, F1 को F1 cos 30 और F1 sin 30, एंगल के सामने वाला कंपोनेंट साइन वाला है, याद रखना हमेशा। उधर F2 को कंपाउंड में रिजॉल्व किया तो F2 sin 30 और F2 cos 30। अब जो कॉज वाले कंपोनेंट है ये तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, कपल प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो फिर क्या लेंगे, साइन वाले कंपोनेंट, F2 sin 30 और F1 sin 30। ये दोनों फोर्सेस, और दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड में इक्वल है, 10-10 है। इसका मतलब क्या हुआ, F sin 30, F कितना है 10, 10 sin 30, तो 10 इंटू साइन 31/2 होता है, 10 इंटू 1/2 5 न्यूटन। इसका नेट फोर्स आ जाएगी 5 न्यूटन इंटू मोमेंट आर्म कितना है 2, डिस्टेंस है दोनों फोर्स के बीच में 2, तो 5 इंटू 2 10 न्यूटन मीटर आ जाएगा। फोर्सेस को कंपोनेंट किसी एंगल के ऊपर एक्ट कर रही थी ना, तो हमने क्या किया, क्योंकि कपल के लिए फोर्सेस का मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट होना ज़रूरी था, इसलिए हमने फोर्स को कंपाउंड में रिजॉल्व करके देखा कि कौन से कंपाउंड मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है। तो पता चला F1 sin 30 और F2 sin 30 ये मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट है, तो हमने ये ले ली इंटू उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया, तो ये हमारे पास आ गया 10 न्यूटन मीटर मोमेंट ऑफ कपल। द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क फॉर फॉलोइंग फिगर विल बी। अब देखें ये एक सिंपल पेंडुलम की तरह
सिंपल पेंडुलम है, तो पहले मीन पोजीशन के ऊपर फिर हमने हटा के इसको एक तरफ ले गए, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर ले गए। जब एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके तो यहाँ पे इसका वेट एक्ट कर रहा है डब्ल्यू वेट एक वेक्टर क्वांटिटी, इसको कंपाउंड में रिजॉल्व करेंगे तो दो कंपाउंड बनेंगे, एक एम जी कॉस थीटा, एक एम जी साइन थीटा। जो एम जी कॉस थीटा है आप सब जानते हैं, चैप्टर नंबर 7 सिंपल पेंडुलम में पढ़ा था। तो एम जी कॉस थीटा वो टेंशन के साथ अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड में इक्वल डायरेक्शन में अपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो जाता है। तो वहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स थी आपको याद होगा एम जी साइन थीटा थी, एम जी साइन थीटा। तो यहाँ भी जो वेट का कंपोनेंट जो इसको वापस टूवर्ड्स द मीन पोजीशन लेके आएगा, जो रिस्टोरिंग फोर्स का रोल प्ले करेगा वो क्या होगा, एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। अब टार्क इज इक्वल टू एफ इंटू मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म यहाँ पे लेंथ ऑफ दी जो है, क्योंकि सेंटर जो है वो जो ऊपर से हमने अटैच किया है वहाँ से, लेकिन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम जो है, ये हमारा मोमेंट आर्म होगा या रेडियस होगा। तो आर से मल्टीप्लाई कर देंगे एफ को, और एफ की वैल्यू है एम जी साइन थीटा, एम जी एल, क्योंकि मोमेंट आर्म को एल से डिनोट किया, एम जी एल साइन थीटा। नो, तो बी यूनिफॉर्म रॉड ऑफ वेट 2 न्यूटन इज पाइवोटेड एट 70 cm रिस्टोरिंग द रॉड वाली थी अपने एम जी साइन रिजल्टेंट टॉर्क एम जी साइन थीटा इनटू मोमेंट आर्म क्या है एल। तो एम जी एल साइन थीटा 0 बी 1.9 सी 1.1 डी 1.5। तो इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर है 1.1 न्यूटन मीटर। ये कैसे, आइए देखते हैं। ये वही रॉड है, 100 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका, सेंटर से डिस्टेंस मैंने दो तरफ राइट और लेफ्ट साइड पे ले लिया, 50-50 कर दिया। तो उसका वेट है 2 न्यूटन, तो सेंटर पे एक्ट कर रहा है 2 न्यूटन। पिवट पॉइंट आपने लिया है वेज के ऊपर, वेज है 70 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर, यहाँ पे 70 सेंटीमीटर इसके ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ, 50 से 70 तक कितना डिस्टेंस बना, 20 सेंटीमीटर। और 70 से लेके राइट साइड के जो एज है जहाँ पे वेट लटक रहा है 5 न्यूटन का, कितना बना, 30 सेंटीमीटर। अब जो वेज है ना, इसको मैंने ओ लिखा हुआ 70 सेंटीमीटर वाला मार्क, ये हमने पिवट पॉइंट लिया है, इसकी गिर्द हमने टार्क न्यूटन करना है। 2 न्यूटन की जो फोर्स है वो प्रोड्यूस करेगी एंटी क्लॉकवाइज टार्क, और जो 5 न्यूटन वाली फोर्स है ये प्रोड्यूस करेगी क्लॉकवाइज टार्क। अब दोनों टॉर्क का नेट कितना है देखें, क्या है मैग्नीट्यूड में इक्वल। पहले आप एंटी क्लॉकवाइज टार्क 2 इंटू 0.2, 20 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया ना, 100 पे डिवाइड कर दिया तो 0.2, 2 इंटू 0.2 0.4 न्यूटन मीटर आ गया, 0.4 न्यूटन मीटर। ये एंटी क्लॉकवाइज टार्क आ गया। और क्लॉकवाइज टार्क 5 न्यूटन को मल्टीप्लाई कर दें 0.3 के साथ, क्योंकि 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें 0.3, तो 5 इंटू 0.3 1.5। इसका मतलब क्या हुआ, क्लॉकवाइज में टार्क है 1.5, एंटी क्लॉकवाइज में 0.4, तो नेट कितना बना, रिजल्टेंट कितना बना, 1.5 माइनस 0.4 1.1 न्यूटन मीटर, 1.1 न्यूटन मीटर। ये राइट आंसर है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। कोई मसला हुआ तो ज़रूर पूछिएगा।